नमस्ते भारत। बीपीएससी टीचर 3.0 और 4.0 के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। यह जो बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन तो करता ही है, साथ ही साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो बुक है उसके चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके क्वेश्चन को भी यह कवर करता है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में यह काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर उसका ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो हम उसे भी जो है पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कंप्लीट होता चल रहा है। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 110 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है 111 से पढ़ेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन जो है किससे पूछा हुआ है? ये क्वेश्चन है आपका द्विसदनीय व्यवस्थापिका के बारे में पूछ रहा है कि 11 क्या है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है भारत के किस राज्य में है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका को हमने इससे पहले के वीडियो में भी अच्छे से पढ़ा है, फिर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका का अर्थ होता है कि जहाँ पर जो है विधानसभा भी हो और प्लस जो है विधान परिषद भी हो। जब ये दोनों वहाँ उपस्थित हो तब हम कहेंगे कि वहाँ द्विसदन है। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उपस्थिति है तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक है। तो उसी तरह से किसी राज्य में अगर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो हम कहेंगे वहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका या विधायिका है वहाँ। तो किन किन राज्यों में है द्विसदनीय व्यवस्थापिका? तो वर्तमान में 6 राज्यों में है। वर्तमान में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदन है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वे 6 राज्य कौन कौन से हैं? अगर आप इंडिया का ये मैप है तो आप साउथ से याद रख लें 4 राज्य, साउथ से 4 राज्य, और यहाँ जो ईस्ट के हैं ईस्ट के 2 राज्य। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको जो है याद रहेगा। साउथ के 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र ले लें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 2 हो गए। फिर इधर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये 4 राज्य में क्या है? इन साउथ के 4 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। वहीं ईस्ट के 2 राज्य, यहाँ पे यूपी के बगल में जो है बिहार, तो यूपी और बिहार में, तो इस तरह से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। और एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका से संविधान का आप एक अनुच्छेद याद रखेंगे। अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 169 को याद रखेंगे। 169 में क्या कहा गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का वहाँ सृजन करना है या फिर वहाँ उन्मूलन करना है, तो ये राज्य की सिफारिश पर जो है संसद द्वारा ये प्रावधान किया जा सकता है। तो आर्टिकल 169 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, विधान परिषद से संबंधित है, विधान परिषद के सृजन या उसके उन्मूलन के लिए। तो हालांकि ये राज्यों के सिफारिश के बाद ही ऐसा किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। यहाँ भारतीय सेनाओं से तात्पर्य क्या है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन जो है आपकी आर्मी, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारत के जो है राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या का प्रावधान किया गया है? भाषा का प्रावधान किया गया है। इतनी भाषाओं को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। तो उस 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? भाषा का प्रावधान है कि कितनी भाषा जो है शामिल की गई है, तो 22 भाषा शामिल की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि मूल रूप से संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल रूप से 14 भाषा ही भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी, लेकिन फिर संविधान संशोधन के माध्यम से 8 भाषाओं को और शामिल किया गया है। तो उस हम संविधान संशोधन को पढ़ लेते हैं कि जब 21वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बार बार जो मैं CAA लिखती हूँ
तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये इसका अर्थ ये हुआ। तो 21वां संविधान संशोधन जो 1967 किया गया है, तो उसके माध्यम से क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। वहीं 71वां संविधान संशोधन 71 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया है, उसके माध्यम से 71 संविधान संशोधन, ईयर इसका क्या है? 1992 है। इसके माध्यम से 3 भाषाओं को शामिल किया गया है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। वहीं 2 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जो है 4 भाषाओं को शामिल किया गया है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो 4 इसके माध्यम से, 3 जो है 92 के माध्यम से और 1 जो है 67 के माध्यम से, 4, 3, 7, 1, 8 भाषाओं को बाद में शामिल किया गया है संविधान संशोधन करके। तो इस तरह से कुल 22 भाषा जो है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल है। एक नज़र हम अनुसूची को देख लेते हैं, चूँकि अनुसूची से हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो 12 अनुसूची जो है, एक ओवरव्यू बस ले लेते हैं। तो 12 अनुसूची में से पहली अनुसूची में क्या प्रावधान है कि हमारे भारत में कितने राज्य और यूटी हैं, उन राज्य और यूटी यानी संघ शासित प्रदेश का वहाँ वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण पद है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के क्या वेतन होगा, क्या उनका भत्ता पेंशन होगा, उसका जिक्र है। वहीं तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण पद जैसे कि वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके शपथ का प्रोविज़न किया गया है। चौथी अनुसूची में जो स्टेट हैं प्लस यूटी हैं, उनका क्या प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा में, उसके बारे में प्रोविज़न किया गया है। वहीं 5वीं अनुसूची में जो शेड्यूल एरिया है और जो शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र है और जो अनुसूचित जो जनजाति हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। वहीं 6ठी अनुसूची में क्या किया गया है? 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाले जो क्षेत्र हैं, उन जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के भी शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियाँ दी गई हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। वहीं 8वीं अनुसूची में 28 भाषा है, जो यहाँ पे पूछा था। वहीं 9वीं अनुसूची में क्या है कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का क्या प्रोविज़न होगा, वो दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है, जिसको कि बाद में जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। वहीं 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत है, जिसको कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। वहीं 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं में नगर पालिका है, जिसको कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो है हमने 12 अनुसूची को जो है पढ़ लिया। वो हम अगले क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो फिर से वही पूछ लिया है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूची को भी हमने जो है डिटेल से पढ़ लिया है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल जो है 93 में ये प्रोविज़न किया गया है कि लोकसभा सदस्यों के बीच से ही जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चुनाव किया जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल नंबर 93 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में ऐसा कहा गया है। और जो स्वतंत्रता के बाद जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जो जीवी मावलंकर थे। और वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? 17वीं लोकसभा चल रहा है, 17 नंबर का लोकसभा चल रहा है। वहीं जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, वो किस लोकसभा के लिए हो रहा है? 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा है। जब 2024 में जो है गठित हो जाएगा तो वो कौन सा लोकसभा होगा? 18वीं लोकसभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो ये आंसर तो हो जाएगा अनुच्छेद 228। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कुछ मामलों में जो है जहाँ पर संविधान के अधिक निर्वचन की आवश्यकता होती है, यानी उसका अधिक व्याख्या की आवश्यकता होती है, तो हाईकोर्ट क्या करता है कि उसके जो भी अधीनस्थ कोर्ट होते हैं या ट्रिब्यूनल होते हैं, उनसे जो है मामला अपने पास बुला लेता है। तो ये जो हाईकोर्ट से जो ऐसा रिलेशन, हाईकोर्ट जब ऐसे किसी मामले को अपने पास ले आता है तो उसका संबंध जो है अनुच्छेद किससे है? अनुच्छेद 228 से है। तो हम थोड़ा सा जो है हाईकोर्ट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप देखिए कि अगला क्वेश्चन जो है फिर हाईकोर्ट से ही पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा हम हाईकोर्ट के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं।
तो हाई कोर्ट का प्रोविज़न कहाँ किया गया, तो संविधान के भाग 6 में जो है आर्टिकल यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक, 214 से लेकर के 231 तक हाईकोर्ट का प्रोविज़न किया गया है कि उसका गठन, उसकी शक्ति, उसका क्षेत्राधिकार, ये सब के बारे में वर्णन किया गया है। और वहीं पहले ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। आर्टिकल 214 के अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया 7th नंबर का। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस संविधान संशोधन से ऐसा प्रोविज़न किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेशों के लिए जो है एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट की व्यवस्था जो है संसद के द्वारा की जा सकती है। ये शक्ति किसके पास होती है, तो ये शक्ति जो है संसद के पास है कि संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर 2 संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है। वहीं हम देखें कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, तो न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होती है। तो एक तो भारत के नागरिक हों, दूसरा है कि भारत में वो न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का वो अनुभव रखे हों, या किसी भी न्यायालय में उन्होंने 10 वर्ष तक लगातार जो है अधिवक्ता या वकील का उन्होंने काम किया हो। या हटाने का आधार क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जो है सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया अपना करके ही हटाई जाती है। इस प्रकार से जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और आधार क्या होता है कि उन पर कोई कदाचार, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाए, या फिर कोई अक्षमता यानी कि वो जो है सक्षम नहीं पाए गए हों अपने कार्य क्षेत्र में, अक्षमता जैसा शब्द का वर्णन किया गया है। तो इन आधारों पर जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा जो क्षेत्र है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, यानी यहाँ हाईकोर्ट का जो है उच्च न्यायालय का एक तरह से अधिकार क्षेत्र पूछ रहा है कि हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या क्या होता है। और यहाँ पर जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये परामर्शी अधिकार जो है हाईकोर्ट के अधीन नहीं आता है, बल्कि ये किसके अधीन आता है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। सर्वोच्च न्यायालय को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 कितना 143 के तहत ये परामर्शी अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं जब विषय सार्वजनिक महत्व का हो या फिर किसी संवैधानिक संधि या समझौता का विषय हो। तो उस विषय पर जो है राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो ये परामर्शी अधिकार या परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ना कि हाई कोर्ट का है। चूँकि यहाँ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का पूछा है तो ये उच्च न्यायालय का अधिकार नहीं है, बल्कि किसका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। और किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल 143 के तहत है। लेकिन ये जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। हाँ दे सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी नहीं होता है कि वो माने ही माने। तो ये अधिकार किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। लेकिन अन्य जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि अपीलीय क्षेत्राधिकार या फिर निरीक्षण का अधिकार या आरंभिक अधिकार, ये तीनों ऑप्शन जो है ये उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाईकोर्ट का जो है क्या क्या उसका क्षेत्राधिकार है। तो हाईकोर्ट का अगर हम देखें तो एक होता है आरंभिक अधिकार। तो हाईकोर्ट का एक आरंभिक अधिकार या उसको आप प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहेंगे। इसका अर्थ होता है कि हाईकोर्ट किसी भी विवाद, चाहे वो मूल अधिकार के हनन का मामला हो फिर राजस्व का मामला हो, उसे जो है प्रथम दृष्टया सुनवाई करने का अधिकार, यानी सीधे वो सुनवाई कर सकती है, न कि अपील के जरिए। तो जब ऐसा हो कि आरंभिक स्तर पर ही वो सुनवाई कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के द्वारा अपील किया गया हो तभी वो सुनवाई करे, वो डायरेक्ट भी किसी मामले को, किसी विवाद को अपने हाथ में ले सकती है। इसे ही हम आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो ये हाईकोर्ट के तहत आता है। वहीं दूसरा एक अधिकार होता है रीट क्षेत्राधिकार। रीट जो आर्टिकल
226 के तहत जो है, आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को प्राप्त है। जहां सुप्रीम कोर्ट को जो है आर्टिकल 32 के तहत रीट क्षेत्राधिकार प्राप्त है, वहीं हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार प्राप्त है। रीट क्षेत्राधिकार क्या होता है? जब फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का जब हनन होता है, या मौलिक अधिकार या किसी भी विधिक अधिकार का जब हनन होता है, तो उसके मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए जो है हाईकोर्ट जो है एक तरह से 5 प्रकार के रीट जारी करती है, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, 5 प्रकार के जो इस प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं हाईकोर्ट के द्वारा, तो वही रीट क्षेत्राधिकार है। एक क्षेत्राधिकार होता है हाईकोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस अपीलीय क्षेत्राधिकार का आशय क्या है कि कोई भी, ये क्षेत्राधिकार का आशय होता है कि कोई भी दीवानी और आपराधिक मामला में राज्य क्षेत्र के तहत आने वाली किसी भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो, तो उसके विरुद्ध जो है यहाँ अपील करने का जो है अधिकार है कि आप अपील जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जो है अपील अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध हाईकोर्ट में कर सकते हैं। तो यही अपीलीय क्षेत्राधिकार है जो कि हाईकोर्ट का है। वहीं निरीक्षण का अधिकार क्या है? निरीक्षण या फिर पर्यवेक्षीय अधिकार होता है कि जो भी हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितने भी उसके न्यायालय आते हैं, उसके अधीनस्थ जो भी न्यायालय आते हैं, उन न्यायालयों पर वो एक तरह से पर्यवेक्षण, निरीक्षण कर सकता है, नज़र रख सकता है। तो इसी को हम पर्यवेक्षीय या निरीक्षण का अधिकार कहते हैं। तो ये भी हाईकोर्ट के अधिकार के तहत आता है। एक होता है अभिलेख न्यायालय का। अभिलेख न्यायालय का आशय है कि किसी मामले में हाईकोर्ट ने अपना कोई निर्णय दिया, तो अपने ही निर्णय और आदेश की समीक्षा और उसमें सुधार की शक्ति जो है हाईकोर्ट को प्राप्त है, तो वो अभिलेख न्यायालय का अधिकार है। एक न्यायिक समीक्षा, एक हमेशा जो मेंस में भी पूछता है न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी जो है हाईकोर्ट के पास है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी जो है किसको प्राप्त है? हाईकोर्ट को प्राप्त होती है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि या तो केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा जो है कोई किसी प्रकार का कार्यकारी आदेश या किसी प्रकार का अधिनियम या कानून बनाया गया है, तो उस अधिनियम और कानून की परीक्षण की शक्ति जो है हाईकोर्ट के पास है। और यदि जो है कोई भी ये बनाया गया है नियम कानून और वो संवैधानिक नहीं पाया जाता है, तो हाईकोर्ट के द्वारा जो है उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। यानी किसी प्रकार का न्याय कानून बनाया गया है केंद्र या राज्य के द्वारा, तो उसकी समीक्षा की जा सकती है हाईकोर्ट के द्वारा। तो इस तरह से कुछ प्रमुख जो हैं क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन परामर्शी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो सरकार का वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी करने का काम कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है, वो सरकार का जो भी वित्तीय खर्च होता है उसका एक तरह से लेखा जोखा करने का काम करता है। यानी कि सरकार ने किन योजनाओं में कहाँ कितना खर्च किया, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, PSU होते हैं, BSNL, NTPC जैसे जो बड़े बड़े PSU होते हैं, उन PSU का क्या लेखा परीक्षा है, उन पर रिपोर्ट एक तरह से बनाना। तो उनके यानी सरकार के जो भी वित्तीय खर्च है उस पर एक तरह से जो है उसका टिप्पणी करने का काम कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो कैग की व्यवस्था है भारतीय संविधान में कहाँ की गई है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक व्यवस्था की गई है। वहीं 148 में क्या कहा गया है कि जो भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो भी लोक वित्त पे खर्च होता है, यानी बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा जो लाई जाती है या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा भी लाई जाती है, बहुत सारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, तो उसका संरक्षक इसे माना जाता है। साथ ही जो है इसे देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का ही नियंत्रक भी कहा जाता है। और इसका नियंत्रक ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार पे होता है, बल्कि इसका नियंत्रण जो है केंद्र के साथ साथ जो है राज्यों पर भी होता है।
राज्यों पर भी होता है। केंद्र और राज्य दोनों के वित्तीय संरक्षक के रूप में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है काम करता है। और इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। हालांकि ये प्रेसिडेंट के साथ पर्यंत नहीं रहते हैं, बल्कि इनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है विशेष बहुमत का प्रस्ताव जब पारित कर दिया जाता है, तो उस पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है फिर अपना राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो इस तरह से जो है कैग को हटाने के लिए एक तरह से संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि दोनों सदनों द्वारा अपनाई जाती है। और आधार क्या होता है? तो आधार है दुर्व्यवहार या योग्यता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो आधार होता है, वही सी आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, उस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों पटल यानी लोकसभा और राज्यसभा पर रखते हैं। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में वर्णन है कि जो भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे वो राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति संसद के दोनों सभा पटल पर रखेंगे। ये आर्टिकल किस में है? 151 में। यहाँ से क्वेश्चन रहता है 151 वाला कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और साथ ही ये भी याद रखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का गाइड, मित्र, मार्गदर्शक कौन है? तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है स्थायी और अस्थायी समिति में, जिसमें कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? स्थायी समिति है। हमने पहले की वीडियो में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम वाली समिति को बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो आप वहाँ से जो है इसे देख सकते हैं। हालांकि फिर अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो हम फिर से पढ़ लेंगे, ताकि हमें चीज़ें जो है याद होते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो ऐसा कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन में जो है ऐसा प्रोविज़न किया गया कि राष्ट्रपति जो है बाध्य है मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए। 42वां संविधान संशोधन, ईयर इसका क्या है? 1976 में ऐसा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट है, उसकी राय मानने के लिए क्या है? बाध्य हैं। तो हम 42वां संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ और भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे वो 44वां संविधान संशोधन हो, 52वां हो या 61वां हो, तीनों एग्जाम में पूछता है। तो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इस 42वां संविधान संशोधन को हम पढ़ते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया है, इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। इसमें व्यापक संविधान संशोधन किया गया। चूँकि 42वां संविधान संशोधन में व्यापक संशोधन किया गया, इसीलिए इस 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो किसको कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। और 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या संशोधन किया गया है? तो एक तो प्रियम्बल, जो हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द क्या क्या जोड़े गए हैं? 3 नए शब्द। तो एक तो आपका समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। दूसरा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। और तीसरा शब्द जो है अखंडता जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन 1976 से। अभी हम पहले संविधान संशोधन को पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या किया गया है। तो पहला हमने पढ़ा, फिर दूसरा क्या किया गया कि मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया? तो संविधान के भाग 4 का वही अनुच्छेद जो है 51 का, इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य को स्वर्ण श्री समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। एक और क्या किया गया कि 3 नए डीपीएसपी को जोड़ा गया है। इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 नए डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, 3 नए राज्य नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। वो 3 क्या कौन कौन से जोड़े गए? तो एक आर्टिकल
39 क जोड़ा गया, आर्टिकल 39 क, फिर आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 43 क जोड़ा गया, और एक आर्टिकल जो है 48 क जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 39 क में क्या था कि फ्री लीगल एड, यानी कि जो ऐसे मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है कमज़ोर और निःशक्त लोगों के लिए। वहीं 43 क में जो है उद्योगों के संबंध में कामगारों के बारे में प्रबंध किया गया है, और 48 क में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो ये जो है 3 नए DPSP को 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। वहीं 42वां संविधान संशोधन से एक काम और किया गया कि 5 विषय जो हैं उसको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 5 विषय को आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है। तो 5 विषय कौन है? तो एक तो शिक्षा है, दूसरा वन है, तीसरा है वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, चौथा है नापतौल, और 5वां है न्याय प्रशासन, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेट करके कुछ उपबंध जो है किया जाना। तो इस तरह से 5 जो है विषय राज्य सूची के विषय थे, उसको हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो ये किस संविधान संशोधन से किया गया है? यही 42वां संविधान संशोधन 1976 से किया गया है। तो इतना कुछ जो है इम्पॉर्टेंट किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 से, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1978 में किया गया है, 2 साल बाद किया गया है 1978 में। तो इसमें आप 2-3 पॉइंट याद रखेंगे कि संविधान संशोधन के माध्यम से जो है जो आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था, तो उस राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। तो ये किया गया है। और वहीं जो है मूल अधिकारों की सूची से, मूल अधिकार की सूची में क्या था? मूल अधिकारों की सूची में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके उसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी किया गया है 44वां से। अब हम तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा क्या है? 52वां संविधान संशोधन। तो ये 52वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1985 में। तो इसके माध्यम से दल बदल का प्रोविज़न किया गया कि दल बदल के आधार पर सांसद और विधायक जो हैं उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया है। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। हमने पहले भी पढ़ा है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि दल बदल है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से है। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल बदल की व्यवस्था की गई है। वहीं चौथा ऑप्शन क्या है? 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1989 में किया गया है। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया है? 18 वर्ष। जो हम वर्तमान में 18 वर्ष में मतदान देने के लिए योग्य हो जाते हैं, तो ये 18 वर्ष मतदान की आयु कब किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन में जो है चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे, तो हमने चारों ऑप्शन का डिटेल थोड़ा देख लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने पहले भी पढ़ा। तो 22 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और किस प्रकार किया गया है ये तो हम पहले ही पढ़ ही चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन को जो है अगली वीडियो में फिर कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा ये प्रयास जो है आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।